क्लास 9th आज हम चैप्टर 3 जल संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी लाइन्स हैं उनको मैं टिक करा देती हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले टिक कीजिए कि 3/4 भाग हमारी पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी जल को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जल की कमी क्यों की जाती है, क्वेश्चन बनता है तो आप लिखेंगे इसका अतिशोषण, यानी जरूरत से ज्यादा हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसको, मतलब वेस्ट कर रहे हैं, अत्यधिक उनका प्रयोग कर रहे हैं, और समाज के जो अलग अलग लोग हैं उनमें जल का असमान वितरण है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति तो जो शहरों में रहते हैं वो अपनी गाड़ियों को सीधा पानी, मतलब सीधा उनको धोते हैं पाइप लगाकर, और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे आपको जल को खड्डा खोदकर भी पानी भरना पड़ता है। तो इस तरह जल की असमान वितरण है। नेक्स्ट है, देखिए जल की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या कैसी है, बढ़ती। अब बढ़ी हुई जनसंख्या है तो पानी की मांग भी ज्यादा होगी और पानी का प्रयोग भी ज्यादा होगा। इस वजह से हमारे क्या होती है, बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल की कमी होती है। फिर सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी कृषि है जिसमें जल का सबसे अधिक प्रयोग होगा। आप लिखेंगे सिंचित कृषि। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें अब कैसी कृषि करनी है, क्योंकि जल की कमी है तो हमें शुष्क कृषि तकनीकें या फिर सूखा प्रतिरोधी फसलें, जो कि सूखे को रोक, यानी सूखा पड़ने से रोकने वाली फसलें जो कि रेगिस्तान में उगाई जाती है, ऐसी फसलें हमसे आपका। उद्योगों में अत्यधिक जल के उपयोग के कारण भी जल की समस्या आ रही है। जल की वजह से हम जल विद्युत का जो उत्पादन करते हैं उससे भी हमारी समस्या आ रही है जल की कमी की। दूसरा, शहरी जीवन शैली जो हमारी है, यानी हम जैसे शहरी जीवन जैसे कार को धोना, अपनी गाड़ियों को धोना, एक घरों में दो से एक या एक से अधिक गाड़ी होना, या फिर नहाते समय पे हम नल का प्रयोग करना, सीधे नल का बाल्टी को भरकर प्रयोग ना करना, कुछ इन चीजों की वजह से भी हमारे जल में कमी आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की कमियां क्यों आ रही है या जल की कमी के कारण क्या है, तो आप इन्हें पॉइंट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा भी जल प्रदूषित हो रहा है। इस वजह से भी जल की समस्या आ रही है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है JJM। इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। JJM का फुल फॉर्म है जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने, ये प्रोग्राम क्या है, इसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं बेटा, उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है उनमें सुधार लाना। मतलब वो गंदगी में रह रहे हैं, वो गंदा स्वस्थ खाना खा रहे हैं, या फिर साफ सफाई वाले जगह वो अपना काम नहीं करते हैं, तो ऐसी जो जीवन शैली हो उसमें गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को कितना लीटर, 55 लीटर, यानी एक व्यक्ति को कितना पानी मिलेगा, 55 लीटर पानी पीने योग्य पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को अच्छा, जल की कमी को दूर करने के उपाय। यह जो आपका पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जल की कमी को हम कैसे कम करें। आंसर होगा कि जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, यानी जो जल संसाधन है जैसे कि कुएं, तालाब, नहरें, इन सबको हमें संरक्षण करना चाहिए और उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से हमें बचाना चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं। हमारे जो प्राकृतिक पारितंत्र, उनमें ज्यादा जल भर जाने से उसमें क्या होगा, जो वहाँ के एरिया है वो निम्नीकृत हो जाएगा, यानी कि डिग्रेड हो जाएगा। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना संबंधित जल संसाधन प्रबंधन। इसके अंदर हम देखेंगे इतिहास में जल को बचाने के लिए क्या क्या किया गया है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, एक राजा था, उसके समय में बहुत बड़े स्तर पर बांध, झीलें और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया। कलिंग, जो कि उड़ीसा में एक जगह का नाम था, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वेन्नूर जो कर्नाटक में है, और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पे सबसे अच्छा सिंचाई तंत्र, यानी यहाँ की जो कृषि है उसमें अच्छे सिंचाई तंत्र से
खेती बाड़ी की जाती है। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, इसने नाम याद रख लेना, इल्तुतमिश ने इस जगह दिल्ली में कौन से फोर्ट में, सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए और खास एक विशिष्ट तालाब बनाया था। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कभी कभार एग्जाम में पूछ सकते हैं। बांध का कार्य है ये कि बांध हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, तो आप लिखेंगे बांध का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पॉइंट, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है या करते हैं। जल आपूर्ति, लोगों को जल की पूर्ति कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण करने में बांधों का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन, हम घूमने जाते हैं, एक पर्यटन स्थल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आंतरिक नौचायन, यानी कि आंतरिक रूप से जो बोटिंग होती है वो, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मछलियों के पालन यानी मछली पालन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बांध हमारे लिए क्यों उपयोगी है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, देखिए बांध विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ बांध लकड़ी के बने होते हैं तो उसे हम लकड़ी के बांध कहते हैं। कुछ बांध तट पे होते हैं, किनारों पे होते हैं, तो उसे हम तटबंध बांध बोलते हैं। कुछ हमारी बांध मिट्टी के होते हैं तो उसे हम मिट्टी से बना बांध कहते हैं। और जो बांध सीमेंट से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, उन्हें हम पक्का बांध कहते हैं। यहाँ पे हम बांध को उनके आकार के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं, बड़े बांध और मुख्य बांध। बड़े बांध होते हैं जिसे हम मुख्य बांध कहते हैं, या फिर नीचे बांध, या उसे हम मध्यम बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण किस नदी पे है। आप लिखेंगे महानदी। आपको याद कैसे होगी, महा यानी महान, महान व्यक्ति क्या पहनते हैं, हीरा। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे स्वतंत्रता के बाद के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या बोला है, आधुनिक भारत का मंदिर क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देती हूँ। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था, हम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये देखिए जब हम बांध बना देते हैं, हमने अभी तक पढ़ा कि बांधों से लाभ क्या है, अब हम पढ़ेंगे बांधों से हानियां क्या है। प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जो एक नेचुरल फ्लो है नदी का वो अवरुद्ध हो जाता है। नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है, इसका मतलब जो मिट्टी वहां जमा हो जाती है उसकी वजह से वो चट्टानी हो जाता है। और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, यानी जो जीव जंतु हैं जलीय, वो वहां पे चट्टान होने की वजह से वहां पे पेड़ पौधे नहीं आ पाते, जल के पेड़ पौधे। और जल में जो पक्षी आपकी मछलियां रहती है, वो उन्हें खाना पानी नहीं मिल पाता, इस वजह से वो वहां पे मर जाती हैं। जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। जो जलीय जीव एक जगह से दूसरी नदियों में स्थानांतरित होते हैं, यानी जहां तक नदी बहती है उसके साथ वो स्थानांतरित होते हैं, उनका वो भी बांध बनाने से स्थानांतरण अवरुद्ध यानी रुक जाता है। वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है और कालांतर में अपघटित हो जाती है। देखिए कुछ बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। एक तो बांधों को ना बनाने के लिए, कौन सी परियोजना है, ध्यान से देखिए। जब बांधों के विरोध के अंदर लोग खड़े हुए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया और टिहरी बांध आंदोलन यहाँ पे चलाया गया है। इन दोनों आंदोलन को आपको याद रखने हैं। ये आंदोलन इसलिए बनाए गए थे ताकि अधिक बांधों का निर्माण ना हो सके। नेक्स्ट है, देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आपको क्या याद रखना है, बांध का नाम, जो कि सरदार सरोवर बांध है। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ। सरदार जी कहाँ से आते हैं, गुजरात से। गुजरात में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। तो आप इसको याद करें, सरदार जी अपनी बहन नर्मदा के साथ गुजरात घूमने गए। सरदार जी अपनी बहन नर्मदा के साथ गुजरात घूमने गए। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में, किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है या कितने राज्य शामिल है, तो आप लिखेंगे इसमें 4 राज्य शामिल है। महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान, जो कि राजस्थान में हम रहते हैं। और राजस्थान का निकटतम जो है
राज्य वो है गुजरात, और इसको दोनों को आप MM से याद करेंगे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भूमि मालिक और गरीब भूमिहीनों से सामाजिक दूरी भी बढ़ाता है बांध। मतलब जहाँ पे अच्छा खासा पानी आ रहा है वहां तो लोगों के पास काफी अच्छी फसल उगेगी, और जहाँ पानी नहीं आ पा रहा है, पानी अवरुद्ध हो जाता है, वहां पे के लोग, वहाँ के किसान गरीब ही रहेंगे। तो इस तरीके की सामाजिक दूरी बांध द्वारा बढ़ाई जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राज्यीय झगड़े होते हैं, यानी जहाँ बांध बनना है हम देख रहे हैं कि एक से अधिक राज्य मिले हुए हैं, फायदा उठाते हैं एक बांध का। तो इस तरीके से अंतर्राज्यीय झगड़े भी हो जाते हैं कभी कभी। यदि किसी राज्य को पानी ज्यादा मिल रहा है तो वो बिल्कुल अधिक पानी वाले प्राप्त राज्य से झगड़ लेता है। इस तरीके से हमारे असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है देखिए बांध बांध बनाने, जो हम बांध से हमें हानियां होती है वो है, पहले तो बाढ़ आती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अपरदन, मिट्टी के अपरदन यानी मिट्टी का जो बहाव है, मिट्टी बहकर चले जाती है, ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, यानी जो भूमि है वो किसी काम की नहीं रहती, बांध के आसपास की भूमि। दूसरा, अधिक से अधिक बांध बनाने पर भूकंप ज्यादा आने लगते हैं। इसके बाद है आपका वर्षा जल संग्रहण। अब हमको क्या बता रहा है इस टॉपिक में कि हमें बारिश के जल को कैसे इकट्ठा करके रखना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि पानी को बचाने के लिए ये भी एक तरीके का ऑप्शन है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोगों ने वर्षा संरक्षण कर कर पानी बचाते हैं, इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? गुल। कहाँ पे? पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमाचल के एरिया में इन्हें गुल या फिर कुल, इन दो नामों से जाना जाता है। वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। ये जो आपके गुल और कुल हैं, ये क्यों किए जाते हैं? जो हिमाचल में यानी पहाड़ी एरिया में जो सिंचाई होती है यानी खेती बाड़ी होती है, वहां पे जो आपकी नदियां हैं उनका रास्ता बदल के आपके खेतों में उनका प्रवेश कराया जाता है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, यानी जब राजस्थान में बारिश आती है तो छत पे ही वर्षा का पानी का जल संग्रहण कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। इसका मतलब पश्चिम बंगाल जो है वहां पे क्या किया जाता है, जब बाढ़ आती है तो जो बाढ़ का पानी है वो छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा खेतों में चले जाता है। शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों के अंदर, यानी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो क्षेत्र सूखे होते हैं वहां पे गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। राजस्थान में ऐसे खड्डों को देखिए जैसलमेर में खडीन के नाम से और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आपको इनके नाम याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान, राजस्थान में एक कार्य और किया जाता है। एक तो हमने कहा कि वहाँ खादीन और जोहड़ बना दी जाते हैं, यानी बड़े बड़े खड्डे होते हैं जिन्हें हम जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारते हैं। दूसरा हमने पढ़ा राजस्थान में वर्षा जो छत है उस पे पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। तीसरी विधि है कि यहाँ पे भूमिगत टैंक, आपके कईयों के घरों में टैंक होते हैं जिसमें पानी भरकर रखा जाता है। भूमिगत टैंक या फिर जिसे हम गांव में कहते हैं टांका, टांका बना दिया जाता है जिसके अंदर वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। ये देखिए, छत वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है वो आपकी यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेंगे। देखिए क्या होता है, PVC पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, यानी कि इस वाले घर में आपका इस एरिया में वर्षा का जल संग्रहित हो रहा है। इसके बाद रेत और ईंट प्रयोग करके जल का फिल्टर किया जाता है। अब ये जो जल का फिल्टर हो रहा है यहाँ पे से जो जल का फिल्टर होगा वो किसकी मदद से करेंगे हम? ये देखिए इस जगह भी हो रहा है, यहाँ पे हम करेंगे। इधर हमारी पाइपलाइन जा रही है, इधर से हमारा जल नीचे जा रहा है और नीचे जाके किससे फिल्टर हो रहा है? ये फिल्टर हो रहा है रेत और ईंट के प्रयोग से। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। अब ये भूमिगत पाइप ये रहा, इससे यहाँ पे जल सीधा इस टैंक में उतर रहा है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। अब देखिए अगर ये हौज हमारा फुल भर जाता है तो जो अतिरिक्त जल है वो कहाँ ले जाया जाएगा? यहाँ पे कुएं की तरफ ले जाया जाएगा। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में जल का उपयोग किया जाता है। अब हमारी यहाँ पे हौज भी भर गई और जहाँ से ये जल हमारा अतिरिक्त जल कुएं में जा रहा है वो कुआं भी हमारा भर जाएगा। तो इस दोनों तरीके से हम जल का प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए, इसमें क्या होता है, जो वर्षा पहली वर्षा होती है, पहली वर्षा का जल संग्रहित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में गंदगी पाई जाती है, जैसे छत की गंदगी, नालों की गंदगी। तो इतनी गंदगी का जल हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं करते, लेकिन पहली बरसात के बाद जो अन्य बरसात आती है, उनका जल हम एकत्रित करते हैं। टांकों में वर्षा जल अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता है। पालर पानी प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। वर्षा जल, हम इसे वर्षा जल या पालर पानी, जैसा कि इन्हें इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? पालर पानी। कुछ घरों में जो हम टांके बनाते हैं, उनके पास हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए ये टांका है, इस टांके के पास ही हम एक ऐसा कमरा बना देते हैं। ये कमरा बनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो यहाँ पे जल भरा होता है टांकों में, वो ठंडा रहता है और ग्रीष्म ऋतु में हम ऐसे जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये चेरापूंजी और मासिनराम ऐसे दो आपके भारत में जगह है, क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण की व्यवस्था से ही की गई है। ये किस जगह की बात कर रहे हैं? मेघालय की जो राजधानी शिलांग है, वहाँ पे कुछ जगह है चेरापूंजी और मासिनराम, यहाँ वर्षा का जल आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी है, इसलिए ये लोग 15 से 25% हिस्सा जो जल का होता है, उसकी पूर्ति छत के जल के संग्रहण की व्यवस्था से यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से अब तक बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। आप ये क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी नहर कौन से राज्य में है? आप लिखेंगे राजस्थान राज्य में। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव है गंडाथुर। आप इस गांव का नाम याद कर लीजिए। इस गांव का नाम है गंडाथुर, जो कि है कर्नाटक के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रामीण लोगों ने एक ऐसी तकनीक अपनाई थी जिससे छत का जल संग्रहित होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जल संग्रहण को यहाँ पे इनाम भी प्राप्त किया गया है, भारत सरकार ने इसे इनाम भी दिया है। अब आ जाता है आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप होता क्या है? देखिए, पहाड़ों में जो जल आता है, हम इसे वैसे समझते हैं एक बार, जो पहाड़ों में हमारे नदियां आती है प्रवाहित होकर, उन नदियों का जो जल होता है वो यहाँ बह जाता है। लेकिन मान के चलिए अगर हमारा खेत इस जगह है तो क्या होगा, मेघालय जैसे एरिया में बरसात अधिक आती है, तो उस बरसात को यहाँ तक खेतों तक पहुंचाने के लिए बांस के प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। और सबसे पहले तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ की महत्वपूर्ण है? आप यहाँ पे लिखेंगे मेघालय। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। कितने वर्ष पुरानी? लगभग 200 वर्ष। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। अब जब ये यहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा है तो इस पानी की रफ्तार तेज होती है, लेकिन बांस के अंदर कुछ छेद किए जाते हैं जिससे ये प्रति मिनट से 20 से 80 बूंद ही गिरती है और इस तरीके से हम इसे ड्रिप सिंचाई के अंदर शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपका तस्वीर है, ये बता रही है अगर जहाँ पे सड़कें हैं या रास्ता है, वहाँ पे बांस इस तरह ऊपर से गुजारी जाती है। देखिए, तमिलनाडु जो है इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, ऐसा राज्य है जहाँ पे घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। यदि व्यक्ति नहीं बनाता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो कानूनी रूप से जो मान्यता मिल गई छत के ऊपर जल संग्रहण की, वो कौन से राज्य में मिली है? तमिलनाडु के अंदर।